आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यूक्रेन की राजधानी कीव में इंद्रधनुष के आकार का एक बड़ा सा आर्क है। 40 साल पहले ये बनाया गया था। नाम रखा गया पीपल्स फ्रेंडशिप आर्क, रूस और यूक्रेन की दोस्ती का प्रतीक। फिर 4 साल पहले एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने उसमें ऐसा स्टिकर चिपकाया कि आर्क में दरार सी दिखने लगी। लेकिन सच ये है कि रूस यूक्रेन की दोस्ती में दरार नहीं, खाई है। 8 साल पहले यूक्रेन से क्रीमिया छीनने के बाद अब रूस की सेनाएं बॉर्डर पर ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ बंदूक तानकर खड़ी हैं। हाँ, ये भी सच है कि उनमें से काफी सैनिक वापस लौट रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से उन्हें लौटते नहीं देखेंगे तब तक भरोसा नहीं करेंगे। रूस हमेशा से अलग अलग तरह के बयान देता है, तो हमारा एक रूल है, जो सुनो उस पर भरोसा मत करो, जो देखो सिर्फ उस पर करो। हम जब उन्हें लौटता देख लेंगे तो भरोसा कर लेंगे कि सैनिक जमावड़ा कम हो रहा है। जो कुछ यूक्रेन के साथ आज हो रहा है वैसा उसके साथ रूस ने कई बार किया है, लेकिन एक फर्क है। ना तो रूस कह रहा है कि वो लड़ने के मूड में है और ना यूक्रेन खुलकर कहता है कि जंग शुरू होने वाली है। इसके उलट वेस्टर्न वर्ल्ड चीख चीख कर सबको भरोसा दिला रहा है कि बस जंग कभी भी शुरू हो सकती है। बाइडेन तो अपनी आस्तीनें चढ़ा चढ़ा कर रोज ही दोहराते हैं। आज रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के पास से कुछ मिलिट्री यूनिट्स वापस लौट रही हैं। ये अच्छा है, लेकिन अब तक वेरीफाइड नहीं है। इसके उलट हमारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो डर पैदा करने वाली पोजीशंस पर मौजूद हैं। तथ्य यही है कि रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन को और बेलारूस को घेरे खड़े हैं। हमला अब भी संभव है। इसीलिए मैंने कई बार अमेरिकियों को कहा कि यूक्रेन को तुरंत छोड़ दें, इसके पहले कि देर हो जाए। That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. जर्मनी से लेकर फ्रांस के नेता पुतिन को मना रहे हैं। वो भी बहुत एग्रेसिव लग नहीं रहे। डिप्लोमेसी के सारे चैनल्स खोलकर बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बात तो हो, लेकिन सिर्फ सैनिक जमावड़े पर नहीं बल्कि पूरी प्रॉब्लम पर हो। हम जंग चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने बातचीत का ऑफर रखा है। हम बातचीत की राह चलने को तैयार हैं, लेकिन सारे सवाल, मतलब सारे इश्यूज, जैसा मैं पहले कह चुका, समग्रता में देखे जाने चाहिए। अब सोचिए, दुनिया के झगड़े कितने अजब गजब टाइप के होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। महंगाई बढ़ती है, लोग मरते हैं, आने वाली पुश्तें भी किश्त चुकाती हैं। और क्योंकि आज दुनिया गांव हो गई है, इसलिए दूर दराज बैठे लोग भी पूछ रहे हैं, ये भाई साहब यूक्रेन में चल क्या रहा है। तो आज के पढ़ाकू नितिन की बैठकी में यूक्रेन के खूबसूरत शहर उज़्ग्रोद से जुड़े हैं 3 इंडियन स्टूडेंट्स। MBBS लास्ट ईयर में है ये, सूरज कुमार, पवन यादव और विकास शर्मा। उनसे माहौल पूछेंगे और बात करेंगे JNU में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। अमिताभ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज पढ़ाते हैं। पूछेंगे कि रूस यूक्रेन का रिश्ता क्या है, अमेरिका क्यों झगड़े का शोर मचा रहा है, यूक्रेन से पुतिन क्या चाहते हैं, क्यों नेटो मेंबरशिप चाह रहे यूक्रेन को नेटो अपने कुनबे में शामिल नहीं कर रहा, यूक्रेन की इंटरनल पॉलिटिक्स ने मामले को कैसे और उलझा दिया है, और भारत वो कहां खड़ा है। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या हाल है सूरज, पवन, विकास? जी बढ़िया है जी, बहुत अच्छा। बढ़िया हाल। मौसम भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं कि नहीं? जी मौसम भी फिलहाल बहुत अच्छा हो गया है। पहले बहुत बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब मौसम काफी बेहतर हो चुका है पहले के मुकाबले। मैंने सुना है कि जहाँ पढ़ते हैं उज़्ग्रोद, तो वो शहर भी बहुत प्राचीन है, बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन ये बताइए मुझे, जो सब जानना चाहते हैं, फिलहाल वहाँ
कोई पैनिक दिख रहा है क्या कि कोई पलायन कर रहे हो लोग, पैनिक बाइंग हो रही हो, सैनिकों की कोई चहलकदमी दिखती हो, पब्लिक प्लेस पर लोगों की आवाजाही में कोई कमी आई हो, कुछ परिवर्तन दिखा इन पिछले 1-2 महीनों में? जी, अगर मैं अपने सिटी के बारे में कहूँ तो यहाँ तो देखिए भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। सब कुछ नॉर्मल है। पैनिक जो ज्यादातर है वो नॉर्मली ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर है। यहाँ के अगर लोकल्स को देखा जाए तो लोकल्स तो खैर एकदम नॉर्मल है, कोई पैनिक बाइंग नहीं है शॉप्स में, नॉर्मल लाइफ चल रही है। और पवन ये बताएं कि हाँ कॉलेज जी। में कैसा माहौल है, कि सब पढ़ाई लिखाई सब जैसी की वैसी ही चल रही है? मतलब अभी क्योंकि सब प्रोफेसर तो कुछ स्थानीय हैं, उनमें कोई पैनिक नहीं है कि भाई यहाँ से निकलना है, गांव चले जाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, इंडियंस जो हैं नॉर्मली उनके अंदर जो हमारे जूनियर्स हैं, जैसे हम तो फिलहाल अभी 6th ईयर स्टूडेंट्स हैं, हम्म। हमने 2-3 महीने में यहाँ से पास आउट होके इंडिया चले जाना है। लेकिन हमारे जो जूनियर्स हैं वो लोग अब धीरे 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 फियर की वजह से या घर वालों के थोड़े प्रेशर की वजह से वो लोग वापस अपने वतन लौट रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं, हाँ। एक्चुअली इंडियन एम्बेसी ने अभी जो कहा है कि छात्र वापस लौट जाएं, तो फिर आपके साथ भी कुछ इंडियंस पढ़ते होंगे, वहां कम्युनिटी है काफी बड़ी तादाद में, हाँ जी। तो क्या दिख रहा है? लोग गए हैं कि वहां हैं? जैसे आप लोग वहीं रुक गए हैं, विकास भी वहीं है आपके साथ, मैं विकास से पूछ रहा हूँ, अभी दिख रहे हैं लोग आपके साथ के? कोई गया नहीं है? एक्चुअली विकास यहाँ नहीं, मैं सूरज में बताता हाँ हूँ कि सूरज आप जैसे बताओ। जो जूनियर्स हैं भैया वो मतलब जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए एक एग्जाम है क्योंकि यहाँ का नेशनल एग्जाम होता है, उसका नाम क्रॉक 2 है, तो वो हमें देना है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जो जूनियर्स हैं ज्यादातर मतलब वो टिकट करा रहे हैं, काफी हद तक बच्चे चले भी गए हैं। और नहीं, टिकट काफी महंगे हो गए मैंने सुना एयरलाइंस में अचानक से, नहीं? बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो 1-1 लाख रुपए की टिकट हो, जो 20,000 मतलब 20,000 25,000 में होता था, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक टिकट के दाम गए। तो इसलिए काफी बच्चे इसलिए भी नहीं जा पाएंगे जिनकी फाइनेंशियल मतलब ठीक नहीं होगी या कुछ दिक्कत होगी, वो बच्चे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा टिकट। और एक डर और है, जैसे मान लो कोई टिकट करा दिया और टिकट कराने के बाद मान लीजिए कि एयर स्पेस बंद हो गया या एयरलाइंस ने ही मतलब फैसला ले लिया कि हम आज फ्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एक मतलब लोगों में अंदर से डर है क्योंकि ऑलरेडी मतलब कोरोना टाइम में ऐसा हो चुका है, लोगों के पैसे रिटर्न आने में बहुत टाइम लग गए थे। तो इसलिए भी मतलब लोग सोच रहे हैं कि फ्लाइट कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन जो हमारे 6th ईयर के, मैं स्पेसिफिक मेंशन करूंगा, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनमें एक ये है कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर वो यहाँ से चले गए और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और हमारा एग्जाम स्टक हो गया, तो हम उस कंडीशन को कैसे हैकल करेंगे, वो चीजें जो है हाँ बिल्कुल। वो चाइना में जो हमारे बहुत सारे भारतीय छात्र पढ़ते थे और कोरोना के दौर में लौट आए, अब बहुत मुश्किल हो रहा है उनका जाना। और दिक्कत ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई भले ही हो रही हो, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई को यहाँ इंडिया में तो ऑनलाइन वाली की तो मान्यता है नहीं, तो वो तो वैसी होनी है। तो आप लोगों के लिए तो खैर ये है कि वहां रहना है, लेकिन जो लौट आए वो शायद इस पसोपेश में रहेंगे कि अब लौटेंगे कैसे, फिर वापस कैसे यूक्रेन जाएंगे। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो खैर आप लोग वहाँ अच्छे से रहें और अपनी परीक्षाएं बढ़िया ढंग से दें और डॉक्टर बन के लौटें, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और हमारे साथ, जैसा मैं बता रहा था, कि डॉक्टर अमिताभ सिंह हैं। सर आपका भी स्वागत है। जी बिल्कुल नितिन जी। आप सुन रहे होंगे कि पूरा मैं सुन रहा था, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। काफी सारे छात्र हैं सर, मतलब मैं देख रहा था कि भारतीयों की तो एक बड़ी तादाद है। तो इंडियन एम्बेसी ने कह दिया है कि हमसे संपर्क में रहिए, और छात्र तो बिल्कुल चले ही जाएं वापस, भारत तो अच्छा है। बाकी नागरिक जो हैं वो रहें तो यहाँ हमारे संपर्क में रहें। तो सर अभी तक लग रहा था कि ठीक है, भले ही वेस्ट से आवाजें उठ रही हों कि जंग होने वाली है, कोई कह रहा नहीं होने वाली है, इंडिया उस पर कोई खास टेक ले नहीं रहा था और कोई ऐसे दिशा निर्देश भी जारी हुए नहीं थे, लेकिन इसके बाद एक पैनिक दिखाई दिया है। तो क्या माने कि जो खतरा है जंग का वो हकीकत बन सकता है क्या? मैं तो शुरू से मानता रहा हूं कि खतरा जंग का नहीं है, खतरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसके वेस्ट और रशिया दोनों पार्ट हो गए हैं। हालांकि यूक्रेन में जो रह रहे हैं वो बेहतर समझते होंगे वहां के हालात, लेकिन पैनिक करने की मुझे नहीं लग रहा है कोई जरूरत है वहां पे। फिलहाल जंग जो होगी उसका स्वरूप दूसरा होगा। देखिए मैंने जॉर्जिया का भी वॉर देखा है 2008 का, देखा है इन द सेंस कि उस समय काफी एक्टिवली मैं सुन रहा था, समझ रहा था।
रूसियों का एक बहुत स्ट्रैटेजिक मूव होता है कहीं भी वो अपना इंटरवीन करते हैं तो, कि वहां के लोकल्स को वो हैरस नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं, और एक तरह से अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने जॉर्जिया में भी किया था। जो यहाँ मुझे लग रहा है वो फिलहाल की रूस अगर इंटरवीन करता है, किसी भी तरह से हस्तक्षेप करता है, सैन्य हस्तक्षेप करता है यूक्रेन की भूमि में, तो वो बड़ा लिमिटेड और टारगेटेड होगा। उनका उनका प्रेजेंस जो है किसी न किसी तरह डॉनबास में है ही, और मतलब जो लुहांस्क और डोनेट्स्क है वहां पे है ही, कुछ हद तक उसके नीचे नॉर्थ में उनकी पकड़ है ही। तो मुझे नहीं लगता है हस्तक्षेप आर्म्ड इंटरवेंशन होगा नितिन जी, लेकिन इतना तो जरूर है कि लोगों को सतर्क रहना होगा। और हिंदुस्तान के, जैसे आपने कहा, 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स है, नंबर तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि थोड़े स्टूडेंट्स हैं। तो हाँ, भारत की चिंता स्वाभाविक है कि वो वहां क्या करेंगे, और जो हालात बन रहे हैं और आज तक जैसे हालात थे, जैसे आज पहला मूव ये हुआ है कि आपने भी देखा सुना ही होगा कि क्राइमिया से जो उनकी सेनाएं हैं उन्होंने अपने एक्सरसाइजेज बंद करके और वो कैंप्स में लौट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सरदर्द कमी है दुनिया की, एक तरह से कहें, यूक्रेन की नहीं, क्योंकि अब ये जो है वो दुनिया लेवल पे हर कोई, आज गली मोहल्ले में हिंदुस्तान में भी आप चले जाएं तो लोग ये पूछते हैं कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, क्या होगा, युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, क्या होगा। कल मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैं महीने का ग्रोसरी लेने गया आऊंगा, शायद यूक्रेन में भी उतने चिंतित लोग नहीं होंगे जितना मुझे वो दुकानदार ने मुझे कहा कि सर क्या हो रहा है वहां। उसको पता नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि देखिए ऐसी स्थिति तो नहीं रहेगी कि युद्ध हो और विश्व युद्ध तक बात हो जाए, क्योंकि नेटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन, और टेक्निकली जो उनको मैं जितना मैं समझा सकता नहीं, मैं उस पर आगे आऊंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हाँ। अभी जो आप सर कह रहे हैं ना कि जो सेनाएं वापस लौट रही हैं, तो मैंने फोटोज देखी हैं, लेकिन उन फोटोज पर लोग भरोसा कर नहीं रहे। खुद जो विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के, दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने कहा कि भाई बहुत समय तक बहुत तरह की बातें हम सुनते रहे, तो अब तो ये है कि हम कुछ भी नहीं सुन रहे, जो हम देखेंगे वो मानेंगे। तो फिलहाल वो ये कह रहे हैं हमें नहीं दिख रहा है। नितिन जी, आपको याद होगा व्लादिमीर जेलेंस्की और जो छात्र वहां से हैं उनको भी ये पता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने कभी ये डर जाहिर नहीं की है कि अटैक होने वाला है, सिवाय 15 तारीख के, जब उन्होंने पहली बार जर्मन चांसलर ओलाफ शोल से मिलने के बाद अपने फेसबुक पे डाला कि अगले 24 घंटों में इंटरवेंशन हो सकता है, आर्म इंटरवेंशन या युद्ध हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने वहां के नागरिकों को हमेशा कहा है और दुनिया को भी चेताया है एक तरह से, देखिए कि यहाँ शांति है और उस शांति को रहने दीजिए। ये साइकोलॉजिकली आप एक वॉर क्रिएट कर रहे हैं जो लग नहीं रहा है। और मैंने भी जो रूसी सोर्सेज हैं उनको पढ़ा है, रूसी भी ये मानते हैं कि युद्ध नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अमिताभ जी, मतलब मैंने कभी जिन्हें लड़ना है वो दोनों पक्ष कह रहे हैं लड़ना ही नहीं है। और रूसी तो एकदम मान रहे हैं कि नहीं, लड़ना नहीं है, हम तो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हालांकि रूस क्राइमिया के पहले भी इस तरह के माहौल बना रहा था, लेकिन क्राइमिया में जो हुआ उससे लग रहा था कि वहां के लोग और प्लेबिसाइड करा के वो इंटरवीन करेंगे। लेकिन अब तक जो भी हुआ है और अब तक जो भी हो रहा है उससे मुझे नहीं लग रहा है युद्ध होगा। और रेस्ट एश्योर्ड पूरी दुनिया सजग है और इसका इम्प्लीकेशन रूस भी जानता है कि क्या होगा। अगर युद्ध होगा तो वो आर्थिक रूप से जो भी उनका बहिष्कार चल रहा है, जो सैंक्शन चल रहा है, वो और प्रबल होगा और सीवियर होगा। जैसे कहा जा रहा है स्विफ्ट से उनको वापस किया जा सकता है। आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक वेबसाइट पे, तो उसमें भी जो मेरा कंटेंशन ये था कि युद्ध नहीं होगा, सिर्फ दुनिया ये रूस को बता रही है और रूस दुनिया को बता रहा है दोनों तरफ से कि देखिए सैन्य हस्तक्षेप किसी भी स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है, इससे बात बनेगी नहीं।
तो आप बात कीजिए, और डिप्लोमेसी का रास्ता हमेशा खुला है। और अगर मैं इसको मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप अनुमति दें नितिन जी, मैं अगर बोलना चाहूं प्लीज। तो देखिए, कल ओलाफ शोल जर्मन चांसलर वहां गए, और उनके पास एक तरह से एक चाबी थी इस सारे गुत्थी को सुलझाने के लिए, वो था नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है एक बहुत बड़ा रैंसम पॉइंट है वेस्ट के लिए, कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 शुरू नहीं हुआ है, आपको पता होगा नितिन जी। उसको शुरू करने की कवायद काफी दिनों से चल रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 2, मैं उन श्रोताओं के लिए बता दूं जो नहीं जानते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पैरेलल गैस सप्लाई लाइन है जो बाल्टिक सी से रूस से जर्मनी को गई है, और वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, मतलब अब सिर्फ अनुमति की देर है, सारी तैयारियां हो गई है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले से चला रहा है, उसी के पैरेलल एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 बना है, जिसमें रूस ने काफी निवेश किया है। कहते हैं $2.5 बिलियन से $4 बिलियन के बीच इन्वेस्टमेंट है, और रूस को इससे बड़ी आशा है कि इससे उनका जो है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है जो 2014 के बाद काफी बिगड़ी है, बिल्कुल डगमगाई हुई है, उन कम हुआ है, उससे उनको फायदा होगा। तो असली इसका फायदा जो है वो उन राज्यों को है, उन देशों को है जो इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 से फायदा उठाएंगे नितिन जी। तो ओलाफ शोल ने, मुझे पता है कल उन्होंने बहुत सीधे टर्म पे कहा होगा कि अगर इंटरवेंशन होता है तो किसी न किसी तरह हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी उससे गैस पाइपलाइन शुरू नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो उसका बड़ा नुकसान होगा रूस को, तो बहुत नुकसान होगा रूस को, और रूसी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से ढलमला जाएगी अगर ये आगे बढ़ा तो। सही है, लेकिन अभी हम जनवरी में देख रहे थे कि जो जर्मनी के नेवल चीफ हैं वो यहाँ आए थे, और उनका नाम जो है के.एच. शॉनबैक, उन्होंने पुतिन के पक्ष में थोड़ा सा जो बातें कही और उन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा लगा कि यूरोपियन यूनियन भी जिस उत्साह से यूक्रेन के पीछे खड़ा दिख रहा था, जो दावा था, वैसा है नहीं एक्चुअली। मतलब ये देश भी थोड़ा सा टिल्ट टू रशिया या टिल्ट टू चाइना तो होने लगे हैं। देखिए, उसमें जो भी उन्होंने कहा उस समय की जो हालात थे उनको बयां किया, और उन्होंने गलत नहीं कहा। मुझे लगता है उन्होंने सही कहा था, और सही को एक दूसरा स्वरूप दिया गया था, और इंडिया में ही उन्होंने कहा था, और उन्हें पद से त्यागना पड़ा था। लेकिन उन्होंने सही कहा था, और यूरोपियन यूनियन जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो रूस से किसी भी तरह अपनी तलखी बढ़ाए। उसका इकोनॉमिक घाटा तो है ही, उसका एक वाइड स्प्रेड रिएक्शन होगा लोकल, मतलब यूरोपियन कम्युनिटी के, यूरोपियन यूनियन के सदस्य राज्यों के भीतर उनकी जनता द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती। जैसे गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है, आपको तो पता ही है, रूस यूरोप में, खासकर जर्मनी में, पोलैंड में, यूक्रेन में खुद, बेलारूस में, और ये सस्ते गैस के लिए पूरी तरह से रूस पर डिपेंडेंट है। तो ये भी, और 15 फरवरी आ गया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आई मीन गर्मियां शुरू होंगी या ठंड कमने लगेगी, वैसे वैसे बार्गेनिंग कैपेसिटी रूस की कम होती जाएगी। तो और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे जैसे बार्गेनिंग, क्योंकि रूस बहुत दिन तक फ्रंटलाइन पे अपनी सेना को नहीं रख सकता है, उनको वापस लाना ही होगा। मैंने कहीं पढ़ा रूसी सोर्स से कि रूस के टोटल 11 कॉलम ऑफ मिलिट्री फॉर्मेशन है, उन 11 में से 10 को उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिया है, यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पे एक्सरसाइजेस के लिए। तो सिर्फ एक ही कॉलम पूरे रूस को अदरवाइज डिफेंड कर रही है, एक तरह से देखा जाए तो ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक तो नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कल के बाद जब ओलाफ शोल्ज मिले हैं, उसके बाद जो तलखी है वो कमेगी, और कमी आई ही है। जैसे क्राइमिया से वापस हुए हैं, अभी तो मिलिट्री फॉर्मेशन उस सेंस में सैटेलाइट से पता चलेगा, जो डिटेल जो मैक्सर की रिपोर्ट आती है वो तो मैंने, हाँ, तो उससे आज शाम पता चलेगा। लेकिन युद्ध नहीं होगा, इसकी मैं अपने इन्फॉर्म्ड, अंग्रेजी में इन्फॉर्म्ड हंच कहते हैं,
इन्फॉर्म ढंग से लग रहा है कि ये युद्ध नहीं होगा, ये तल्खी ही रहेगी जो बीच बीच में कभी ना कभी आती रहेगी। यूक्रेन के प्रति कभी आएगी, कभी बेलारूस में कुछ हस्तक्षेप होगा यूरोपियन यूनियन का तब आएगी, या जो भी रूस के प्रभाव वाले राज्य हैं उनमें होगा तो ऐसा होगा। तो उसे मान लें, कजाकिस्तान प्लीज पूरा कीजिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि कजाकिस्तान में जो भी हुआ उसका फॉलो अप आपने देखा होगा कि कोई मीडिया फॉलो अप नहीं कर रही है। बिल्कुल, वहां के क्या हालात हैं, अब कैसे हैं, वहां के नूर सुल्तान नजरबेव का क्या हाल है, तो ये सारी चीजें रहेगी जो बीच बीच में उठती रहेंगी। तो अमिताभ जी ऐसा मान लें कि एक नई तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। सीधा सीधा तो जंग कोई लड़ेगा नहीं आपके हिसाब से, लेकिन आप ही कह भी रहे हैं कि कुछ तो चलता रहेगा, तल्खी वाला काम। हाँ देखिए, कोल्ड वॉर एक बहुत व्यापक टर्म था जो 1945 और 1991 के बीच था, जो पूरी दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया था। वैसा कोल्ड वॉर तो नहीं, हाँ अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड और रूस का एक कोल्ड वॉर चल रहा था, वो चलता रहेगा, वो कम होगा नहीं, क्योंकि रूस अभी भी एक शक्तिशाली राज्य है। और इसको अगर आप दूसरे तरह से देखें नितिन जी, तो रूस अभी क्या कर रहा है? रूस दुनिया को दिखा रहा है कि चीन ही नहीं, मैं भी एक बहुत बड़ी शक्ति हूं, और उसको आप भूले नहीं। जो रूस और चीन की दोस्ती है उसमें भी कहीं, जिसे हम अंग्रेजी में वन अपमैनशिप कहते हैं, वो भी चल रही है कि सिर्फ चीन ही पावरफुल नहीं है मिलिटरीली, हम भी बहुत पावरफुल हैं, और ये दुनिया को दिखा रहे हैं वो, और साथ साथ अपने दोस्त चीन को भी दिखा रहे हैं। हम लोग मुझे आपकी बात से सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद आ गया, जब यूएसए और रशिया एक दूसरे को दिखा रहे थे। हाँ। साथ भी थे। यही होता है ऐसे स्थिति में। कोई भी आप अपने मित्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जहां कहा जाता है कोई एक लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं होता है और एनार्की होती है, उस एनार्की में हर राज्य एक दूसरे राज्य को पावरफुल दिखाने के लिए ये कदम उठाता है। और चीन और रूस में का जो अंतर्द्वंद्व है, एक अंतर्द्वंद्व है जो बहुत लोग नहीं मानते हैं, उनको लगता है सीधा सीधा दोनों दोस्त होके बहुत करीब हैं, दोनों करीब नहीं है। जैसे इतना सिंप्लीफाई तो नहीं है। हाँ जी, क्राइमिया को चीन ने अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि यूक्रेन का पार्ट। यस, जो इंटरेस्टिंग है जी। एक तो मुझे ये बताइए, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, कि जो क्राइमिया की सिचुएशन थी, और जिन्हें नहीं मालूम वो बता दूं कि अभी 6-7 साल पहले तक भी यूक्रेन का पार्ट था वो, लेकिन अब रूस के पास है। वो स्थिति जो थी और आज की स्थिति जो है, इसमें फर्क क्या है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि रूस वही कुछ दोहराए जो क्रीमिया में उसने दोहराया पूर्वी हिस्से में यूक्रेन के, फिर से वही कहानी रिपीट कर सकता है वो? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा ऐसा? देखिए, क्राइमिया में आर्म्ड इंटरवेंशन, फोर्सफुल आर्म्ड इंटरवेंशन नहीं था, जो यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि अभी रूस के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन में अभी करेगा। क्राइमिया के लोग, वहां प्लेबिसाइट हुआ था, आपको पता है, जनमत हुआ था, जिसमें 97% लोगों ने कहा था कि वो रूस के पार्ट होना चाहते हैं, वो रूसी भाषी हैं, यूक्रेनियंस नहीं हैं। और ये एक तरह का अंडरस्टैंडिंग भी था यूक्रेन और रूस में। और जब रूस को लगने लगा कि ये हाथ से निकल जाएगा तो उन्होंने इंटरवीन किया। उस समय जब प्लेबिसाइट हुआ था, उसके पहले रूस ने अपने इरेगुलर फोर्सेस, जो मतलब ये यूं कहें कि सैनिक तो थे, लेकिन वो सेना के ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो आर्म्ड मशीन गन्स या जो भी लेके चलते हैं वो नहीं थे। उन्होंने इरेगुलर फोर्सेस को क्राइमिया में भेजा था, और ये सत्य है। उनका मतलब ये नहीं था कि क्राइमिया को अटैक करके उसमें मिला लेना है, नहीं। उनको पता है कि आज के युग में किसी राज्य को दूसरे राज्य से मिलाना, या किसी राज्य की भूमि को दूसरे राज्य से मिलाना, एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। इसीलिए, और क्राइमिया की आपने भौगोलिक स्थिति देखी है कितनी अच्छी है कि वो ब्लैक सी में पूरा प्रोट्रूड करता है, वार्म वाटर पोर्ट है जो रूस में बाकी अदरवाइज कहीं नहीं मिलता है। तो और क्राइमिया आज से नहीं, पिछले 300 साल से रूस के इतिहास का एक सोर पॉइंट रहा है, कभी छिनता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, इस तरह होता रहता है। तो क्राइमिया को मिलाने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ा था नितिन, वो अपने आप मिल गया था। सिर्फ उसको सोवरेनिटी
पहले उसको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, फिर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके फिर अपने राज्य में प्लेबिसाइट के बाद मिला लिया, तो उसका स्वरूप दूसरा था। वो आज भी आप जाएंगे तो वहां के लोग आपको स्पष्ट तौर पे बोलेंगे, बारिंग 2-3% लोग जो क्राइमियन तातार्स हैं और जो कुछ यूक्रेनियंस वहां रह गए हैं, वो आपको बताएंगे कि उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो बताएंगे कि वो रूसी हैं, और वो दिल से बोलेंगे। तो उनको ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी आपको कि आपको कैप्चर किया गया, नहीं। इसीलिए क्राइमिया अभी भी यूक्रेन का पार्ट होने के, मतलब रूस का पार्ट होने के बाद भी यूक्रेन को से कभी मिलना नहीं चाहता है। तो दोनों में अंतर है। हाँ, यहाँ युद्ध करके, युद्ध में तो जानते ही हैं पूरा नेशन, पूरी कंट्री ध्वस्त हो जाएगी, और अगर बहुत फेरोशियस युद्ध रहा तो जानो माल की जो तबाही होगी वो असंभव होगी, को मुश्किल करना हो जाएगा आंकना। लेकिन रूस भी नहीं चाहता है, यूक्रेन प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसे युद्ध के लिए, और जो वेस्टर्न इंटरवेंशन होगा वो मिनिमल होगा, क्योंकि नाटो का सदस्य नहीं है, तो उनको पता है कि इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वहां की जिसकी हम खास तौर पर बात कर रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि हम रूस में मिल जाएं, और वहां एक काफी लंबा वक्त हो गया है कि यूक्रेन के सैनिकों को वहां जूझना पड़ता है वहां के सेपरेटिस्ट से, वहां के कुछ ऐसे संगठनों से जिनके बारे में कहा जाता है कि रूस ने उन्हें बैकअप दिया हुआ है। तो वहां की जो स्थिति है, क्या शनह शनह वो क्राइमिया जैसी नहीं हो सकती है? क्योंकि जब वहां पर एक मूवमेंट चल ही रहा है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रहा है, और यूक्रेन उसमें बहुत कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि रूस का हस्तक्षेप भी है परोक्ष रूप से, तो क्या बाद में आगे चलकर ऐसा नहीं लग रहा है कि क्राइमिया की तरह की ही स्थिति बन जाएगी? हो सकता है कभी ऐसा ही मौका आ जाए कि हथियारों से हस्तक्षेप करना ही ना पड़े रूस को, वहां भी एक प्लेबिसाइट की मांग हो जाए और कभी ना कभी वो हिस्सा भी इधर आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आज डोनेट्स्क और लुहांस्क जो दो छोटे प्रांत हैं जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, जो जहां पर रिबेल गवर्नमेंट है यूक्रेन के खिलाफ, वहां भी कमोबेश क्राइमिया जैसी ही स्थिति है। वहां के लोग भी रूसी भाषी हैं, उनकी रिश्तेदारी रूस में है और रूसी ही है, मतलब हर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो रूसी हैं, वो वही धर्म का पालन करते हैं, और वो ये जो रीजन है वो इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड है। अब तो खैर तबाह बर्बाद हो गया है, 15,000 लोग मरे हैं इस चक्कर में। और कल ही मैं पढ़ रहा था, तास जो उनका इंफॉर्मेशन एजेंसी है रूस की, वहां के लोग ये मांग करने लगे हैं कि उनको सोवरेन स्टेटस दिया जाए, डोनेट्स्क और लुहांस्क जो डॉनबास रीजन है उसके दो प्रांत हैं, और उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। तो रूस ऐसा कर सकता है, और रूस आज ही नहीं कर सकता, पहले भी ये मांग हुई है, पहले भी ये डिमांड होता रहा है। रूस, मैं कहूं, किसी भी समय उनको अपने राज्य में मिला सकता है, लेकिन रूस ऐसा करेगा नहीं। रूस ने पहले जॉर्जिया में साउथ ओसेटिया के साथ किया है, जो साउथ ओसेटिया को उसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है जॉर्जिया के अंदर, और अबखाजिया को, जो एक ब्रेकअवे रिपब्लिक है जॉर्जिया का, ये दोनों ब्रेकअवे रिपब्लिक हैं, साउथ ओसेटिया और अबखाजिया, उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस दिया है, सिवाय रूस के शायद वेनेजुएला, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं है सही राज्य, सिर्फ वेनेजुएला ने रिकॉग्नाइज किया है। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी ये इंडिपेंडेंट बना के वहां प्लेबिसाइट करा के उसमें आराम से मिला सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, और जो अगेन इन्फॉर्म्ड हंच बोलता हूं, कि वो मिलाएंगे नहीं उससे, क्योंकि उससे रूस की बहुत बदनामी होगी और रूस का वो कुछ इसेंशियल पर्पस सर्व नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे व्लादिमीर पुतिन की बात करें, उनको हम देख रहे हैं कि 2 दशकों से उनका प्रभाव है रूस पर, और अभी लग भी नहीं रहा है कि वो मूड में भी हैं वो प्रभाव कम करने के। जब सोवियत यूनियन टूटा उस वक्त उनका दर्द दिखा, उन्होंने कभी ये बात नहीं छिपाई कि वो इससे ना खुश थे। उन्होंने कहा ये गलत हुआ, बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है बीती सदी की, वो ये बात कहते थे। तो उनके मन में वो हम कुछ तो देखते हैं कि जो, अगर मैं ठीक हूं तो 6ठी सदी में ऐसा था कि जब ये एक ही थे सब, है ना, यूक्रेन भी उसी का पार्ट था, रूस भी जार शासन करता था, तो उनके मन में कोई विजन तो है।
तो हम पूरी तरह से इग्नोर भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं कुछ जगह पढ़ रहा हूँ, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो ये स्थिति को ना बिल्कुल ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले थे, कि वेस्ट ने सेम किया था जर्मनी के साथ, कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वेस्ट उसका तुष्टीकरण कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो अच्छा उतना कर लेने दो। कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है क्या कि पुतिन, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो हिटलर है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ तो है जो खुद को दोहरा रहा है। आपने बिल्कुल, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। मैं भी यही मानता हूं कि ये कब तक चलता रहेगा। और पुतिन, देखिए इसके दो पहलू, पहला कि पुतिन एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं रूस के, जार के बाद उतना शक्तिशाली शासक आई एम नॉट श्योर कि जार भी उतने होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं उनकी संपत्ति इतनी है जितनी दुनिया में अभी तक किसी की नहीं है। जार तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक गरीब है उनके सामने। हाँ नहीं, सारे जार नहीं, बहुत जार अनपॉपुलर भी थे। मैं कहूँ आइवन द टेरिबल, पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट, हिस्ट्री में अगर मैं कुछ ले जाना चाहूँ तो ये तीनों बहुत, जिन्होंने रूस के प्रभाव को पूरे एडजॉइनिंग एरिया, जो सेंट्रल एशिया है, साउथ कॉकेशस है, जो क्राइमिया है या यूक्रेन वाला पार्ट है। लेकिन आप यूक्रेन और रूस को आज अलग देख रहे हैं ना। आज से 15 साल 17-18 साल पहले तक ये दोनों राज्य एक थे। बिल्कुल। यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान, सिर्फ यही 3 राज्य थे अपार्ट फ्रॉम रशिया जो चाहते थे कि सोवियत संघ बना रहे। उन्होंने जनमत कराया था। और उनकी हिस्ट्री पूरी एक ही रही है। आपने सही कहा कि वो सारा हिस्ट्री वहां से ट्रेस करते हैं। लेकिन ये तुष्टीकरण नहीं है, वेस्ट की ये तुष्टीकरण नहीं है नितिन जी। वेस्ट को एक एनिमी बना के रखना है। आप इसको उलट देखिए तो वेस्ट क्या चाह रहा है। नेटो का एग्जिस्टेंस क्यों रहेगा, क्यों बना रहेगा, क्यों लोग नेटो में रहना चाहेंगे? अगर कोई विरोधी नहीं रहेगा, सच बात, तो नेटो का जरूरत क्या पड़ेगी? ठीक बात। हिंदी में कहते हैं ना, गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल। यहां भी कुछ वैसी स्थिति है कि एक इनविजिबल अनरियल एनिमी वो रूस में देखते हैं और उस एनिमी के एनिमोसिटी को वो परपिचुएट करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक पुतिन को या रूस को, हम अंग्रेजी में कहते हैं, अदराइज किया है, अदर बनाया है। तभी वो नेटो का अस्तित्व चाहेंगे। तुष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रूस क्या चाहता है? रूस तो ये नहीं चाहता है कि वो पोलैंड से कहे कि सेनाएं वापस जाए, या रोमानिया बुल्गारिया से वापस जाएं, या लाटविया लिथुआनिया एस्टोनिया जो उनके बॉर्डर तक आ गए हैं वहां से वापस आ जाए। रूस क्या कहता है? रूस कहता है कि नेटो का अस्तित्व जो आपने बनाया हुआ है, और बार बार नेटो को बोलते हैं बढ़ाने के लिए, वो किस लिए बढ़ाने कहते हैं? उसका कारण क्या है? अगर उसका कारण तब तो यही है कि रूस आपका सबसे बड़ा एनिमी है और नेटो एग्जिस्ट करता है रूस के लिए, तो उसको वो चेक करना चाहता है। वो टेंडेंसी जो है, जो अदराइज करने का प्रोसेस है, उसको वो चेक करना चाहता है। साथ ही साथ एक डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है पुतिन की, जो उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अभी भी पुतिन को, हालांकि अभी तो मैं 3 महीने पहले का जानता हूं, 65% जनमत उनके साथ था। अब तो सुनते हैं 80% हो गया है, हालांकि कोई उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही मेरा अगला सवाल होने वाला है कि क्या रूस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पुतिन भी इस तरह के कुछ ना कुछ पंगे खड़े करते रहते हैं? जैसे वेस्ट की मजबूरी है, नेटो की मजबूरी है, ठीक इधर पुतिन की भी घरेलू राजनीति में मजबूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जितने भी वॉर मॉन्गरिंग और वॉर स्केयर होता है, उसका एक डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी होता है, और पुतिन के लिए भी वो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है। क्यों? देखिए, रूस की माली हालत, आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसका एक तिहाई जीडीपी 2014 के बाद घटा है, और जो सकल घरेलू उत्पाद है वो भी घटता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी भी बन गई है कि अगर यही स्थिति बहुत दिन तक होगी तो इंटरनल रिएक्शंस बढ़ने लगेंगे। और वेस्ट जो बहुत ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने लगा था, जैसे आपको नवाल्नी, अलेक्सी नवाल्नी के बारे में सुना होगा कि उनको प्रश्रय दे रहे थे, उनको काफी प्रमोट कर रहे थे पुतिन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, तो वो फिलहाल तो लोग भूल गए हैं। तो इसलिए उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को भी केटर किया जा रहा है पुतिन द्वारा इस तरह के मेजर से, और पुतिन पॉपुलर होते। देखिए, रूस एक इंपीरियल स्टेट रहा है, एक औपनिवेशिक राज्य रहा है,
रूसियों की मानसिकता भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता से अभी तक चल रही है, अभी प्रेरित और है। और वो मानसिकता जो है आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं। 500 साल से पूरे जो उनके कंटिगुअस लैंड है रूस के, जो उनसे मिलते जुलते जितने भी की भूमि है, उन पर उन्होंने शासन किया है, तो वो इजिली गिव अप तो नहीं करेंगे। और पुतिन वही करना चाहते हैं कि अपने आप को बनाए रखने के लिए, रूस का प्रभाव दुनिया को दिखाने के लिए और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को केटर करने के लिए उन्होंने ये एक फसाद का माहौल खड़ा किया है। बिल्कुल। एक और बात है इसमें, और वो बार बार आते हुए रह जाती है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं, ये जानने की कोशिश सब कर रहे हैं कि अभी क्या दिक्कत है, ये अभी लड़ाई हो क्यों रही है, रूस चाह क्या रहा है, उसकी शर्तें क्या है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन के भी कई देशों ने, इनफैक्ट जर्मनी और सब ने और फ्रांस ने भी कहा है कि हाँ भाई कुछ बातें तो ऐसी हैं रूस की जिन पर ध्यान देना चाहिए, कंसर्न उसके ठीक ठाक दिखते हैं। देखिए, मुझे भी ये जानना है कि रूस क्या चाहता है, वेस्ट क्या चाहता है। रूस का जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, रूस ये जान रहा है कि यूक्रेन में एक मूवमेंट चल रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य बने। तो जाहिर है वो, और इसके पहले दिसंबर के महीने में रूस ने एक लिखित मांग पत्र दिया था नाटो को और यूएस को, जिसमें उसने कहा था कि आप मुझे लिख कर दें कि जो नेटो का एक्सपेंशन अब तक हुआ है उसके बाद उनका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो 97 के पहले नेटो के सदस्य राज्य या नेटो के सैनिक जो ईस्टर्न यूरोप में थे वो उससे पीछे जाएं। दूसरा शर्त वो भी उन्होंने लिखित मांगा था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो कहा था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, इसकी आप लिखित गारंटी दें। जाहिर है कोई लिखित गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, कल को किसी ने नहीं देखा है, कल को ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि रूस को नाटो का सदस्य बनाया जाए और तुर्की को कर दिया जाए। मतलब हाइपोथेटिकली ये तो हो ही सकता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध ऐसे चलते भी हैं। तो इसलिए ये डिमांड्स है रूस की, और ये डिमांड्स रूस के लोगों की मेरी समझ से जायज है। मैं, क्योंकि अब तक जितने भी नैरेटिव हम सुनते आ रहे हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं। हाँ, सच है। और वो वेस्टर्न नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं उन तथ्यों को भूल जाते हैं कि लगता है कि पुतिन ही डिक्टेटर हैं और जो बाइडेन बहुत अच्छे हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो एकदम भीरू हैं, डरपोक हैं। ऐसा नहीं है। रूस की भी अपनी सोच है जिसके तहत वो कर रहा है। और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी लोग एक थे आज से 1947 के पहले। हम तो एक ही खाना एक खाते हैं, बोली लगभग एक बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तलखी है वो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस की बनी हुई है। वही यूक्रेन की भी आज और रूस की स्थिति हो गई है कि वो एक तो है, लेकिन जो राजनीतिक गतिरोध है, अंतरराष्ट्रीय रियलिटी है, उसके हिसाब से अपने आप को वो ढाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, मतलब कहा तो जाहिर है भाई, रूस ये चाहता है कि नेटो और उसके बीच में एक बफर स्टेट हो, और वो यूक्रेन के तौर पर वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सीमाएं उन देशों से मिलने लग जाएं जो नेटो के मेंबर हैं। जी हाँ, वही चाहते हैं। रूसियों का यही कहना है कि एक बफर हमेशा रहना चाहिए नेटो। और जो दोनेत्स्क और लुहांस्क जो मैंने बताया, जो यूक्रेन के पार्ट हैं और जो रूस से बॉर्डर मिला, वो एक तरह से बफर ही है। क्योंकि यूक्रेनी सेना को अगर रूस पे अटैक करना हो, या यूक्रेन की तरफ से कोई सैनिक फॉर्मेशन आएगा और वो रूस में पर अटैक करना चाहे हाइपोथेटिकली, तो वो ये बफर का काम करेगा। ये पूरा यूक्रेन को बफर चाहते हैं, और ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये यूक्रेन के भी हित में है कि वो उनसे ट्रेड करे, और रूस से ट्रेड करे, उनसे गैस ले, उनसे उन पर जो उनका डिपेंडेंस है, खासकर एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए। अब से 15 साल 10 साल पहले तक वो काफी था, वो डिपेंडेंस बना रहे। तो रूसी ये चाहते हैं कि एक बफर बना रहे जो अदरवाइज बफर एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा, यूक्रेन की क्या चाहत है? वो चाहता है कि वो नेटो का अंग हो, और अगर है तो क्यों? देखिए, यूक्रेन का जो पॉपुलेशन है 17% रूसी भाषी लोग हैं। हाँ। और वो ईस्ट और
नॉर्थ में है, सॉरी साउथ में है, नीचे की तरफ है। जी ईस्ट हाँ। जो डोनेस्क और लुहांस्क है वो तो पूरी तरह से है। और मैंने कहा इनकी रिश्तेदारी, शादी ब्याह और जितने भी ये होते हैं वो भी होता है आपस में अभी भी। और बाकी लोग जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप के हितैषी हैं, उनको अपना अपना अंग देखते हैं एक तरह से। जो वेस्टर्न यूक्रेन है, जो जिसकी सीमाएं नेटो और यूरोपियन यूनियन के राज्यों से मतलब लगती हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया हाँ वगैरह से। नहीं, हाँ उनसे लगती हैं, जो यूक्रेन का पार्ट है। जी हाँ, जी हाँ। वो कभी भी रशियन एम्पायर में नहीं रहा है, सोवियत एम्पायर में रहा है। सोवियत यूनियन के समय ये उसके पार्ट थे, लेकिन उसके पहले हाँ अच्छा वो वेस्ट की तरफ अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्लियर समझा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन को हम दो में बांट दें, पूरब और पश्चिम, तो पूर्वी हिस्सा रूस के साथ भी रहा है, सोवियत यूनियन के टाइम भी उसके साथ ही रहा है, और सांस्कृतिक रूप से और वैवाहिक रूप से ये सब भी बहुत क्लोज है। और दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाएं यूक्रेन के, तो उनके रिश्ते ज्यादातर वेस्ट के साथ रहे, यानी कि उन कंट्रीज के साथ जो आज नेटो के मेंबर हैं और बेसिकली पश्चिमी देश हैं। तो ये आप कह रहे हैं ना कि अगर ऐसे कर जी लें जी, तो तो अलग एक अलग तरह है। से डिवीजन है, उनके जनमत में भी पूरी तरह से एक डिवीजन है। जो रूसी को सेकंड भाषा की तरह नहीं अपनाना चाहते हैं, रूस को अपना नहीं मानते हैं, और वेस्ट को ज्यादा अपना मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सोवियत एम्पायर ने उन्हें जबरदस्ती बांध के रखा है यूक्रेन में और सोवियत यूनियन। जी, और वो उस इतिहास से निकलना चाहते हैं। जी हाँ, तो मतलब शायद यही बात है कि जब यूक्रेन में चुनाव होते हैं तो जो पार्टीज चाहती हैं कि वो पश्चिमोन्मुखी हों, नेटो की तरफ जाएं, वो जब जीतती हैं तो उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता है वेस्ट से। और कुछ ऐसे दल भी हैं जो पहले रहे हैं, अब तो खैर 10-12 साल पहले की बात हो गई, कि जो चाहते हैं कि हम फिर से एक बार रूस के साथ ज्यादा प्रगाढ़ संबंधों में हों, उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता होगा पूर्वी यूक्रेन से। जी जी बिल्कुल। और ये 2013 में जब यूरो मैदान मूवमेंट हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा क्लियर हो गया। उस समय के एक शासक थे विक्टर यानुकोविच, जो रूस उस समय भी एक ऐसी प्रो रशियन थे, और उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी, लग रहा था यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाएगा। लेकिन उन्होंने रूस को चुना यूरोपियन यूनियन के लिए, इसीलिए उनको पद त्याग करना पड़ा। अरे बहुत दंगे हुए उस टाइम यूक्रेन में, अचानक बहुत से लोग सड़कों पर थे। बिल्कुल जी जी, और उसी का इमीडिएट फॉल आउट था जो क्राइमिया को उन्होंने अपने आप में मिला लिया था। वो एक तरह का रिएक्शन भी था रूसियों का यूक्रेन के, क्योंकि रूसियों को ये लगा कि अपना आदमी तो बाहर हो गया अब तो अब तो फिर इससे बड़ा कोई कदम उठाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही जी। तो कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन का रिश्ता जो है काफी प्रगाढ़ है। बिल्कुल कुछ कुछ वैसा मान लें जैसे भारत पाकिस्तान का रहा, बिल्कुल वैसा तो नहीं, मतलब ठीक है, रिश्तेदारियां, दोस्ती यारी सांस्कृतिक रूप से एक, और जो कुछ आज हो रहा है उसके बीज इतिहास में छिपे हैं। और अभी जो हमने बात की उससे समझ में आता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो की मेंबरशिप चाहता है। लेकिन सर अब प्रश्न ये है कि क्या नेटो भी चाहता है कि यूक्रेन उसके साथ आए? क्योंकि अमेरिका को जब हम देखते हैं वो तो ना, उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कहा था कि गधे के सामने अंगूर टांग दिए और गधा उन्हें खाने के लिए चलता रहा, अंगूर कभी उसके मुंह में आए नहीं, क्योंकि वो उसकी पीठ से एक डंडा था और ऐसे अंगूर टंगे हुए थे। मतलब मैंने जो पढ़ा समझा, मेरी सीमित सोच के हिसाब से, यूक्रेन बिल्कुल बेचारा उस गधे की तरह लग रहा है, हाल का यूक्रेन, कि जो अंगूर खाना चाह रहा है नेटो के, पर मिल नहीं रहे उसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नितिन जी। यूक्रेन या पूर्व सोवियत साम्राज्य से निकले हुए जितने राज्य हैं और जिनको थोड़ी सी भी रूस से तलखी है, जैसे जॉर्जिया हुआ पहले, जॉर्जिया ने भी जो वही किया जो यूक्रेन आज कर रहा था। जॉर्जियन युद्ध हुआ, उसके बाद जॉर्जिया को नेटो भी भूल गया, यूरोपियन यूनियन भी भूल गया, अमेरिका भी भूल गया। अब जॉर्जिया अलग थलग सा पड़ गया, हालांकि अभी भी वो अपनी आइडेंटिटी बीच बीच में दिखाता रहता है। देखिए, नेटो का एक्सपेंशन 1990 के दशक के बाद 5 बार हुआ, और हाल 2020 तक भी फॉर्मर जो मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया, उसको उन्होंने 2020 तक नेटो का सदस्य बनाया है। तो और वो एक्सपेंशन होता रहा है। इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन के बाद बाल्टिक रिपब्लिक्स बने, उसके बाद जो फॉर्मर यूगोस्लाव स्टेट्स थे उनमें से कई सारे राज्य जो है वो नेटो के बने। तो अगर अपना मैं कहूं कि अगर रूस अपना गार्ड डाउन कर दे, अगर अपना चौकसी खत्म कर दे, तो यूक्रेन आज नहीं, आज से 15-20 साल पहले नेटो का सदस्य हो गया होता। ये तो
बीच बीच में वो अपने तेवर दिखाता रहता है रूस की, यूक्रेन बन नहीं पा रहा है। बनी तो वही मेरा प्रश्न था कि वो बन नहीं पा रहा है, लेकिन क्या नेटो भी चाहता है कि वो बन जाए? अमेरिका चाहता है कि वो बन जाए? एकदम चाहता है एकदम। अच्छा, ये तो घात लगाए बैठे हैं कि ये थोड़ा सा अपना सतर्कता इनकी गई तो वो नेटो का सदस्य इनको बना लेंगे इसमें। अच्छा। और रूस उसमें कोई गलत नहीं सोचता है। जॉर्जिया में भी सेम जो इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं वो जॉर्जिया के साथ भी हुआ था, और जॉर्जिया तो काफी आगे बढ़ गया था नेटो के साथ, नेटो में मिलने के लिए। एक मैं प्रोफेसर जॉन मेयरशिमर हैं जो शिकागो यूनिवर्सिटी में है ना, प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के को डायरेक्टर हैं। उनकी एक 5 साल पुरानी स्पीच है, तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था। वो उसमें ये कह रहे थे कि यूक्रेन को लेकर यूएस की नीति बहुत पसोपेश भरी है। एक तरफ तो उसे हम अपना अहम रणनीतिक साझेदार नहीं कहते हैं, और दूसरी तरफ उसे हम नेटो दिखाते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम नेटो में शामिल कर लेंगे। भाई यदि आपका अहम रणनीतिक साझेदार है नहीं तो उसे नेटो में शामिल करके आप करोगे क्या? बेसिकली आप उसको आर्टिकल 5 की इम्यूनिटी दे दोगे ना। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर मेंबर कंट्री पर हमला होगा तो हम मिलकर लड़ेंगे। तो अमेरिका की चाहत भी नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस से उलझ जाए। दूसरी तरफ वो उसको रसगुल्ला भी दिखाता रहता है कि हाँ जरूर खिलाएंगे एक दिन। तो मैं उन्हें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में फिर ये धारणा बनी कि अमेरिका फ्लर्ट कर रहा है क्या यूक्रेन के साथ लगातार नेटो के नाम पर? बिल्कुल यही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक तरह से फ्लर्टेशन चल रहा है नेटो का, लेकिन ये फ्लर्टेशन लाइट फ्लर्टेशन नहीं है, ये सीरियस फ्लर्टेशन है। और जॉन मर्शाइमर ने सही कहा है, और वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक बहुत जाने माने लेखक हैं, चिंतक हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन बनना नहीं चाहता है और उसको जबरदस्ती क्योंकि यूक्रेन की स्थिति है ना वो बहुत पेशोपश में है, वो क्या करे। एक नुक्ता है ना, एक तरफ उसका घर, दूसरी तरफ मैं कदा, वो है एक तरफ उसका घर तो पंकज दास की गजल है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपना विनाश नहीं चाहता है नेटो का सदस्य बन के, क्योंकि वो रूस उसको छोड़ेगा नहीं, और नेटो का सदस्य बनता है तो आधा यूक्रेन से बाहर चला जाएगा, तो यूक्रेन में बचेगा क्या? खुद ही अपने घर में ही एक मत नहीं है वो। जी, और वो जानते हैं कि हमें घर से भी रिएक्शन होगा, बाहर से तो रिएक्शन जो होगा वो होगा ही, घर से भी रिएक्शन होगा, तो इसीलिए वो मन नहीं बना पा रहे। और एक तरह का डिवाइड है, इंटरनली भी यूक्रेन डिवाइडेड है। इसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति हुई है, नितिन जी। अच्छा, ये है कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि भारत जो है काफी शांत दिखाई दिया इन दिनों, और मुझे नहीं मालूम है कि उसने यूएन में भी कुछ खास किया हो इस मामले पर जब बातचीत हो रही थी। तो आपके हिसाब से, मैं आपका ज्यादा इस विषय पे अध्ययन होगा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि भारत का पहले क्या स्टैंड रहा यूक्रेन के मसले पर, आजकल क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो सरकार भी बदली है जब से ये समस्याएं आ रही हैं। पहले एक और सरकार थी, अब दूसरी सरकार है। अभी क्या लग रहा है भारत की कुल मिला के स्ट्रेटेजी, वो किस तरह देख रहा है इसको? देखिए, भारत का जो अभी रवैया है वो एक बहुत स्पष्ट रूप से भारत कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता है। भारत अपने आप को इससे क्लियर होना चाहता है, और जो कि गलत है। भारत का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि नैम के समय या ऐसे इश्यूज पे एक जो साथ रहने वाले राज्य हैं उनको हमेशा साथ लेके चला। इस समय भारत वो कदम नहीं उठा रहा है जो उसे उठाना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है भारत एक लैग कर रहा है। अगर उसको कहना है कि रूसी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तो वो खुलकर उसको कहना चाहिए, नहीं तो वी आर वॉचिंग द सिचुएशन, जो एक टेम्पलेट लाइन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इंडिया की, वो चल रही है, वो भी गलत है। हालांकि इसमें 2 चीजें हैं बहुत गौर करने की। पहला कि अगर रूस के साथ दिखता है भारत तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगा, और अमेरिका से हमारे जो पिछले 15-20 साल से जो ताल्लुकात हैं वो गहरे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि चीन और रूस का मित्रवत व्यवहार बढ़ता जा रहा है। तो ये पेशोपश की स्थिति अभी नहीं है। 1971 से लेके अब तक की जो अगर सोवियत संघ और रूस की भारत की राजनीति देखें तो वो उसी तरह चल रही है। तो ये पेशोपश स्थिति बनी रहेगी नितिन जी। हाँ, मतलब अभी मैं किताब पढ़ रहा था एस जयशंकर की, द इंडिया वे। उसमें वो
एक तरफ नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेकर कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या ही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो जो अपनी एक नीति बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कुछ संकेत दे रहे हैं, तो वो उसी तरह की है जो गुटनिरपेक्ष है। वो कहते हैं हम इधर से भी लाभ लेंगे और हम उधर से भी लाभ लेंगे। मुझे आपसे जानना है सर कि गुटनिरपेक्ष नीति तो फिर दो तरह की हो सकती है ना, एक अकर्मण्य नीति भी हो सकती है कि ना उधर कुछ कहेंगे ना इधर को कुछ कहेंगे, और एक सक्रिय गुटनिरपेक्षता भी हो सकती है कि भाई हम अगर कोई गलत करता है उसे गलत ही बोलेंगे चाहे कोई भी हो, है ना। ये अब हम कौन से वाली गुटनिरपेक्ष नीति की तरफ है? नहीं, गुटनिरपेक्षता जो है हमेशा हमेशा एक क्वेश्चनेबल फिलॉसफी रहा है। आप जो कह रहे हैं ना, गुटनिरपेक्षता को अकर्मण्यता भी कहा जाता था, वो सही है, ऐसा रहा है इतिहास में भी कि गुटनिरपेक्षता को, क्योंकि गुटनिरपेक्ष राज्य पूरी तरह से स्पष्टता कि ये यस है ये नो है ऐसा भी नहीं था। गुटनिरपेक्ष एक मंच था जिसमें जैसे भारत उसका एक लीडिंग मेंबर था, लेकिन उसका रुझान सोवियत संघ के प्रति रहा है। तो कहीं ना कहीं एक राज्यों का रुझान एक न एक राज्य की तरफ रहता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि इस समय भारत को दुनिया का लीडरशिप उन राज्यों की लेनी चाहिए थे जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। उनको एक मंच के तरह आगे आके ये कहना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में या कहीं भी कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और रूस को और वेस्ट को भी इस तरह के सैन्य हस्तक्षेपों से बचना चाहिए। जो दो राज्यों की बातें हैं या जो दो राज्यों के मतभेद हैं उसको डिप्लोमेसी से या अन्य राजनयिक चैनलों से ठीक करने चाहिए, न कि तटस्थ बन के बैठे रहें जो भारत अभी कर रहा है पूरी तरह से। कई लोग तो कहते हैं कि अफगानिस्तान में तटस्थता ही थी जो भारी पड़ी हमें आखिर में आके। हाँ, नहीं, तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या हमारे आम जीवन में भी देखते हैं, तटस्थता जो कभी ज्यादा दिन तक आपका मदद नहीं करती, आप अलग थलग पड़ जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक डिवाइडिंग लाइन बनाना पड़ता है। जब चीन ने क्राइमिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और चीन और रूस के संबंध हम जानते हैं कैसा है, तो आपको क्या दिक्कत है एक स्टैंड लेने से? आप स्टैंड लीजिए कि नहीं हम चाहते हैं कि रूस के साथ रहे और रूस सही कर रहा है, ये भी एक स्टैंड हो सकता है। हाँ, क्योंकि रूस ने आपका साथ दिया है। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि भारतीयों की एक बड़ी तादाद है यूक्रेन में भी, और यूक्रेन से भी हमारे संबंध काफी अच्छे ही रहे, कोई खराब रहे नहीं, लेकिन हम वहां की स्थिति पर कुछ बोल नहीं रहे, और मुझे मालूम नहीं कि पहले बोले हों, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि पहले क्या करते थे। आजकल तो मैं देख ही रहा हूँ क्या कर रहे हैं। नहीं, पहले भी यही रुख रखता था, क्राइमिया के सिचुएशन में भी ऐसा ही रुख रहा है कि हाँ ये जो है डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए। एक टेम्पलेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैंने कहा, उसी के तहत कि हम सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं। आज तक क्राइमिया के बारे में स्पष्ट नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो पार्ट है कि नहीं, उनका रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं कहें। तो कहीं ना कहीं एक जो है भारत की जो स्थिति है वो ऐसे सिचुएशन में रूस के प्रति बड़ी विकट हो जाती है। हाँ, मतलब क्योंकि ताइवान को लेकर तो हम स्टैंड ले रहे हैं फिर भी। हाँ, ताइवान को लेकर ले रहे हैं एग्जैक्टली। और रूस भी कश्मीर के लिए आज से नहीं, जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से कश्मीर पर रूसियों ने भारत का साथ दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही होगा। एग्रीव्ड पार्टी इसमें कौन है वो तो आपको अपने देश के लोगों को बताना ही होगा। लोग पूछते हैं हर बार कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या चाहता है, इतना बड़ा राज्य है। तो जाहिर है गोल मोल बात करके हम उनको समझाते हैं कि नहीं, भारत को सीधा संपर्क नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीधा तो नहीं है, लेकिन सही बात है। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि हम अखबार जब भी खोलते हैं तो हम ये पाते हैं कि भले ही हमारे सैनिक नेटो में भी नहीं है, हाँ ठीक है कि हमारी कोई सीमा भी नहीं मिलती है, लेकिन अचानक से हमें दिख रहा है कि तेल के दाम जो हैं उनमें भी एक जो है फ्लक्चुएशन है। सेंसेक्स जो है वो लाल हुआ पड़ा है उसके चक्कर में, क्योंकि मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज से हमारा लोकल मार्केट भी चल रहा है। और ऐसे बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो अभी हमारे ध्यान में नहीं है, जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते होंगे हम। हाँ, है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का करते हैं, मेडिकल उनसे मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं। और बच्चों से तो हमने बात की ही है, वो तो हमें दिख ही रहा है सीधा सीधा क्या असर है। और जी है, और एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन गया है यूक्रेन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। अगर ये चलता रहा तो जाहिर है बहुत से जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स अब नहीं चाहेंगे कि वहां भेजें इतने टेंशन्स में।
तो वो उसका तो एक असर पड़ेगा ही। और अभी तक आज जब कल तक रादर ये स्थिति थी कि शायद रूस हस्तक्षेप करे, जब ये स्पष्ट होने लगा कि रूस हस्तक्षेप करेगा और यूक्रेन ने भी कह दिया कि हस्तक्षेप होता है, तब जाके उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। तो ये काफी लेट इन्होंने किया है। लेकिन शायद भारत को ये लगता है, जैसे दुनिया के कई राज्यों को ये लगता है कि ऐसी बुरी स्थिति नहीं होगी कि युद्ध तक बात पहुंचे, इसीलिए वो एक स्टैंड नहीं ले रहे हैं अभी तक, मुझे लग रहा है। हाँ, बाद में तो खैर लेना ही पड़ेगा। जी जी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे डॉक्टर साहब कि और कौन से ऐसे दुनिया के हिस्से हैं, खासकर जहां अभी संघर्ष चल रहा है उसके आसपास भी, रशिया के आसपास भी, जहां हमें आने वाले दिनों में इसी तरह के संघर्ष देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि रोज बरोज दुनिया मेरे तई तो जितना मुझे समझ में आता है अनसेफ होती जा रही है। एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि टकराव बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि जहां अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं, ऐसी और भी कहीं जगह है? अफगानिस्तान के बाद हमने यूक्रेन में देखा, और कहीं? जी, बहुत जगह है ऐसे जहां मतलब हम जिसे कहते हैं एक कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है या फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, जहां लग तो रहा है कि शांति है, लेकिन वो एक सतह के नीचे अंदर में काफी विस्फोटक स्थिति है। जैसे जॉर्जिया का मैंने मेंशन किया है, जॉर्जिया में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है जो बनी आ रही है पूरे 21वें शताब्दी में। पिछले 22 साल में, 21 साल में वो ऐसी ही स्थिति है। अबखाजिया में और साउथ ओसेतिया में, अगर रूस के आसपास देखें, चीन का ताइवान के साथ संबंध अब आप देख ही रहे हैं क्या उनकी स्थिति है। और जो रूस का अख्तियार किया हुआ रुख है अभी, उसमें और भी कई सारे राज्य, जैसे बेलारूस में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बदले गए, मान लीजिए वहां विद्रोह हुआ या जो होगा, वहां क्या स्थिति होगी? वहां भी विस्फोटक स्थिति होगी। मोल्दोवा जो एक पूर्व सोवियत संघ का गणराज्य है, वहां भी एक रूस समर्थित प्रोविंस है जिसको ट्रांसनिस्त्रिया कहते हैं, वहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। तो कई सारे ऐसे रूस के आसपास मैं बता रहा हूं जो ऐसी स्थिति बनी हुई है। और पोलैंड और यूक्रेन के आपसी संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर रूस अपना एक एग्रेसिव पोस्चर अख्तियार कर रहा है। तो अगर आप, और जो स्थिति साउथ चाइना सी में बनी हुई है जहां रूस उनको सपोर्ट करता है, इंडो चाइना का जो कॉन्सेप्ट है, इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है, उसको रूस पूरी तरह से नकारता है, कहता है इसकी जरूरत ही नहीं, बेकार, इस पचड़े में भारत पड़ रहा है। क्वाड को लेके जो एक स्थिति बनी है, रूस उसका बहुत बुरे तरह से प्रतिकार करता है, कहता है क्वाड का कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो स्थिति बनी रहेगी। भारत पाकिस्तान के स्थिति को भी रूस जो है वो एक अब ठंडे बस्ते में डाल रहा है। रूस पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, और पुतिन पाकिस्तान इस साल जाने वाले हैं, उस समय भारतीयों का क्या रुख रहेगा, ये सब भी देखना होगा नितिन जी। बहुत इंटरेस्टिंग रीजन बनता जा रहा है ये रूस और उसके आसपास का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय निकालने का, और बहुत बहुत शुक्रिया यूक्रेन से जुड़े छात्रों का भी जिन्होंने बताया कि फिलहाल वहाँ क्या स्थिति है। और सूरज कुमार, पवन यादव, विकास शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर। जी हाँ, थैंक यू नितिन जी। आज तक रेडियो, और जिन बच्चों का आपने नाम लिया, हालांकि मिल तो नहीं पाए, देख नहीं पाए, लेकिन उनसे काफी अनुभव हमें मिले, आपको भी मिले, और आपके श्रोताओं को ऑब्वियसली उनसे कुछ बहुत फायदा होगा। तो आप सबका धन्यवाद नितिन जी, मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा कि यूक्रेन की स्थिति क्या है, क्योंकि अब जो दुनिया है एक गांव जैसी हो गई है, सब एक दूसरे को जानते हैं। और ये अच्छी और बुरी दोनों बात है। बुरी ये कि तनाव होता है, अच्छी ये है कि जागरूकता होनी ही चाहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स कभी भी भारत की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहे, कभी यहाँ पर डिबेट नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन में भारतीय भी रहते हैं और यूक्रेन के साथ हमारे दोस्ताना संबंध भी रहे हैं, और यूक्रेन जिनसे लड़ रहा है या लड़ने की आशंका है रूस, उनसे भी हमारे संबंध कैसे हम सब जानते हैं।
इस तरफ अमेरिका है, यूरोपियन देश हैं, उनके साथ भी हमारे कैसे संबंध है ये भी हमें मालूम है। तो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति है। उम्मीद यही है कि जंग ना हो। जंग किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, बेहतर नहीं है, और जंग से जंग ही पैदा होती हैं। मगर अमिताभ सिंह जी का खास तौर पर शुक्रिया कि उन्होंने बताया कि आने वाला वक्त भी कोई बहुत राहत देने वाला नहीं है, बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और इनसे भी पार पाना होगा। और सबसे दिलचस्प ये होगा कि भारत आने वाले वक्त में किस तरह का रुख अख्तियार करता है। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन के नए एपिसोड के साथ। और प्लीज बताइएगा अगर किसी और टॉपिक पर आप चाहें कि हम बात करें तो उसके बारे में ही बताइएगा। इस शो की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। और हाँ, आखिरी बात लेकिन सबसे जरूरी बात, जो कुछ हमें रिएक्शंस आपको देने हैं प्लीज भेजिएगा radio@aajtak.com पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर पढ़ाकू पार्टी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां जरूर जुड़िएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।